हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रेस्पेयर क्लासेस। तो बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी फाइलम आर्थ्रोपोडा की। तो आज हम एक और फाइलम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फाइलम मोलस्का। तो एज यूजुअल बच्चे, सबसे पहले हम देखेंगे कि नाम मोलस्का कहां से आया है। तो जब हम फाइलम मोलस्का के इंडिविजुअल्स को देखते हैं तो इन एनिमल्स की एक कैरेक्टर होती है कि बॉडी बच्चे कवर्ड होती है एक कैलकेरियस शेल से, जो शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसलिए जब हम फाइलम मोलस्का को देखते हैं, इनको हम कॉमनली बोलते हैं शैलड एनिमल्स। शैलड एनिमल्स। तो शैलड एनिमल्स बच्चे हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर आप देखेंगे कि जो बॉडी होती है, शैलड एनिमल्स इसलिए बोलेंगे बिकॉज बॉडी जो होती है, बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल। तो कैलकेरियस शेल का मतलब होता है वो शेल जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसका मतलब हुआ फाइलम मोलस्का में ऐसे एनिमल्स आ जाएंगे जिनकी बॉडी के ऊपर एक शेल बना होगा और वो शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम फाइलम मोलस्का की बात करेंगे तो आफ्टर फाइलम आर्थ्रोपोडा इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो याद रखिएगा बच्चे कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर फाइलम आर्थ्रोपोडा। जहां पे हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखा था 2/3 टोटल नून स्पीशीज जो एनिमल्स की है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में अकेले हैं। और उसके बाद अगर हम किसी दूसरे लार्जेस्ट फाइलम को देखते हैं तो वो फाइलम है फाइलम मोलस्का। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, दैट इज हैबिटेट। तो जब हम हैबिटेट देखते हैं इनमें, तो इनका हैबिटेट जो होता है वो बोथ टेरेस्ट्रियल होता है। हैबिटेट इज बोथ टेरेस्ट्रियल। जैसे अगर आप देखेंगे एप्पल स्नेल जो होती है, लैंड स्नेल जो होती है, वो टेरेस्ट्रियल होती है। और उसके बाद हम इनका हैबिटेट एक्वेटिक भी देखते हैं। तो एक्वेटिक हैबिटेट जो है वो इन टर्म दो टाइप का हो सकता है। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर हैबिटेट, ये फ्रेश वाटर हो सकता है, या बच्चों ये क्या हो सकता है, मैरीन हैबिटेट हो सकता है, यानी मैरीन वाटर में हो सकता है। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो एज यूजुअल इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं एनिमल फाइलम्स की तो हम देखते हैं फाइलम पॉरिफेरा सेल्यूलर, टिनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा टिश्यू लेवल, प्लेटिहेल्मिन्थेस ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, और एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर फाइलम कार्डेटा तक सारे में क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम देखेंगे, क्या ये डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है? तो ये साथ में ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होते हैं, यानी इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 जर्म लेयर्स बनते हैं। क्लियर? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्री। तो जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो ये भी क्या है, इनकी बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। तो बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है जहां पे सेंट्रल एक्सिस के थ्रू जो प्लेन ऑफ डिवीजन जा रहा है वो बॉडी को दो इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में क्लीव कर रहा है, और उस टाइप ऑफ सिमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्योंकि हमने पढ़ा है बेस ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर बराबर कहां तक, फाइलम कार्डेटा तक, सारों में बाइलेटरल सिमेट्री होता है एक्सेप्ट अडल्ट इकिनोडर्म्स। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर इज सीलोम। जब हम सीलोम की बात करेंगे तो हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन द नेचर और पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीलोम। नंबर 1 हम लिखेंगे क्या इनमें सीलोम प्रेजेंट होता है? यस, सीलोम इज प्रेजेंट। तो बच्चे हम कहेंगे यूसिलोमेट्स, दे आर यूसिलोमेट्स, दैट मींस सीलोम इज प्रेजेंट। अब सीलोम कैसे बनता है? तो बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ सीलोम फॉर्मेशन हमने देखा था सीलोम दो तरीकों से बनता है। नंबर 1 बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, तो उन एनिमल्स को हमने नाम दिया था शाइजोसीलोमेट्स, और बाय द आउट पॉकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट और एंडोडर्म, उनको हमने नाम दिया था एंटेरोसीलोमेट्स। जब हम शाइजोसीलोमेट्स की बात करते थे उधर हमने एक वर्ड बोला था, एक एक्रोनिम बोला था AAM। आम को आप याद रखिएगा, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। एनालिडा को हमने देखा शाइजोसीलोमेट, आर्थ्रोपोडा को देखा हमने शाइजोसीलोमेट, और लास्ट में हमारा मोलस्का आता है उसमें, तो ये भी क्या है, शाइजोसीलोमेट। दे आर आल्सो शाइजोसीलोमेट।
coelomates, यानी schizocoelomates means in which the coelom is formed by the splitting of mesoderm. नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, बात करेंगे बॉडी की। जब हम बॉडी की बात करेंगे तो हमने अभी बोला कि बॉडी जो होती है, बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल, कि बॉडी के बाहर एक शेल होता है जो इनको कवर करता है, और वो कैलकेरियस शेल किसका बना होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल बना हुआ होता है इनकी बॉडी के ऊपर, उसी ने इनको कवर किया होता है। प्लस अगर हम इनकी बॉडी को देखेंगे, उसके बाद बच्चे इनकी जो बॉडी होती है, एंड बॉडी इज, नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर इनका, एंड बॉडी इज अनसेगमेंटेड। हमने बात करी है सेगमेंटेशन की, तो इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। क्या होती है? बॉडी अनसेगमेंटेड। तो बॉडी के बारे में हमने पढ़ा कि बॉडी के बाहर एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल होता है, और उसके बाद बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं होती है, तो हेंस देयर बॉडी इज अनसेगमेंटेड। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, जब हम इनकी बॉडी की बात करेंगे तो इनकी बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं? तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं? इनके बॉडी में बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं। समझिएगा बच्चे, बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट इज हेड, नंबर सेकंड इज मस्कुलर फुट, एंड नंबर थर्ड इज विसरल हम्प, शाबाश बच्चों। कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है इनकी बॉडी में। नंबर 1 इज हेड, नंबर नेक्स्ट इज मस्कुलर फुट, एंड नंबर थर्ड इज विसरल हम्प। हेड का काम क्या होगा? तो बच्चे हेड जो होता है, इट बियर्स सेंसरी टेंटेकल्स। हेड के ऊपर क्या होते हैं? सेंसरी टेंटेकल्स। नंबर सेकंड, मस्कुलर फुट क्या करता है? ये लोकोमोशन देगा। एंड नंबर थर्ड जो है, दैट इज विसरल हम्प। विसरल हम्प के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर विसरल ऑर्गन्स होते हैं। इट कंटेन्स विसरल ऑर्गन्स लाइक, कौन सा विसरल ऑर्गन होता है विसरल हम्प में? इसमें होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं। तो यहां तक हमने अब पढ़ा कि जो इन मोलस्कन्स की बॉडी होती है उसके अंदर 3 पार्ट्स आपको दिखने को मिलेगा। नंबर 1 हेड, जिसके ऊपर सेंसरी टेंटेकल्स लगे होंगे। नंबर सेकंड मस्कुलर फुट, जो लोकोमोशन देगा। नंबर थर्ड विसरल हम्प होगा, जिसके अंदर डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दिखने को मिलेगा। तो यहां पे आप उसके बाद एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम ये वाला कुछ चीजें यहां डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी ने मोलस्का के बारे में कुछ डेटा दिया है, तो उसको हम बच्चे यहां डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, लेट अस ड्रॉ ए हैंडमेड डायग्राम ऑफ मोलस्कन्स। ध्यान से सुनिएगा। तो ये मोलस्कन का हम एक डायग्राम डाल देंगे। ये देखिएगा, दिस इज अ मोलस्कन बॉडी। ये एक मोलस्का, जनरल मोलस्का मैंने बनाया है। तो आप देखिएगा, हर किसी चीज को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। जो भी हमारी एनसीईआरटी का डाटा दिया हुआ है तो उसको हम यहां डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों देखिएगा, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, हमने अभी बोला कि इनकी बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पार्ट अगर आप यहां से देखेंगे यहां तक, इट इज एक्चुअली द हेड। ये कौन सा पार्ट है सर? ये वाला हेड पार्ट है, और हेड में लगे हुए हैं हमारे सेंसरी टेंटेकल्स। दीज आर सेंसरी टेंटेकल्स। ये कौन सा है? ये सेंसरी टेंटेकल्स है जो हेड रीजन पे पाया जाएगा। उसके बाद यहां से देखो आप, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया, तो ये हो गया इसका मस्कुलर फुट। दिस विल बी मस्कुलर फुट। शाबाश बच्चे, ये मस्कुलर फुट हुआ। दिस इज द
मस्कुलर फुट, जो सेकंड पार्ट है इसकी बॉडी का। तो मस्कुलर फुट को हमने अभी देखा कि ये लोकोमोशन देगा। उसके बाद यहां आपको ये बॉडी का वो वाला शेल है जो मैंने बोला था, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो मैं यहां लिखूंगा ये वाला पार्ट जो है, दिस इज कैलकेरियस शेल, कैलकेरियस शेल, व्हाइट कलर का शेल मैंने बनाया। उसके बाद जो बॉडी का तीसरा पार्ट है उसका नाम हमने दिया था विसरल हम्प। तो यहां आप देखेंगे विसरल हम्प के अंदर आपको दिखने को मिलेगा, हमने बोला कुछ विसरल ऑर्गन्स, जैसे लेट अस सपोज दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको मिलेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद आपको मिलेगा इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसी तरीके से कुल मिला के इसके अंदर हम देखेंगे बहुत सारे सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। और जो ये वाला आपको ये हम्प लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसी का नाम क्या है, इसी सारे हम्प का नाम क्या है, इसका नाम है विसरल हम्प। नंबर थर्ड पार्ट, दिस इज विसरल हम्प, शाबाश, दिस इज विसरल हम्प। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, हम देखते हैं कि विसरल हम्प के ऊपर आपको एक स्पॉन्जी लेयर दिखने को मिलेगा। ध्यान से सुनेंगे, तो इस विसरल हम्प के ऊपर, या हम ऐसे बोलेंगे कैलकेरियस शेल के नीचे एक स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट स्किन लेयर मिलेगा। देखिएगा, ये लेयर, एक लेयर आपको मिलेगी स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट टिश्यू स्किन लेयर, जो इस विसरल हम्प के ऊपर है। और इसका नाम क्या है, इस लेयर का नाम क्या है, इसका नाम है मेंटल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेंटल। अगर मैं आगे लिखूं व्हाट इज मेंटल, तो मैंने बोला मेंटल क्या है बच्चों, मेंटल असल में स्पॉन्जी प्लस सॉफ्ट स्किन लेयर है। स्पॉन्जी प्लस सॉफ्ट स्किन लेयर किसके ऊपर, अबो विसरल हम्प, अबो विसरल हम्प। तो विसरल हम्प के ऊपर आपको एक स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट लेयर स्किन की मिलेगी, जिसका नाम क्या होगा, मेंटल होगा। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर आप देखेंगे एक चीज आपको यहां दिखने को मिलेगी, एक कैविटी मिलेगी। आप देखो बच्चे, इस विसरल हम्प के और इस मेंटल के बीच में ये वाला कैविटी आपको दिख रहा है ना। तो अगर आप देखना चाहेंगे, इसको मैं कलर करना चाहूंगा ताकि आप डिटेल में इसको समझे। देखिएगा, मान के चलते बच्चे मैं इसको ये कलर कर रहा हूं, ये देखिएगा बच्चे, ये वाली कैविटी जो है जिसको मैंने व्हाइट कलर किया हुआ है, तो इस कैविटी को अगर आप देखेंगे, जो कैविटी किसके बीच में प्रेजेंट है, जो कैविटी किसके बीच में प्रेजेंट है, बताइएगा बच्चे। ये कैविटी प्रेजेंट है बिटवीन द मेंटल एंड द विसरल हम्प। तो इस कैविटी का नाम क्या होगा सर, इस कैविटी का नाम होगा, इस कैविटी का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों मेंटल कैविटी। शाबाश, क्या नाम होगा सर, इसका नाम मेंटल कैविटी होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम मेंटल कैविटी होगा। तो मेंटल कैविटी जो है, व्हाट इज मेंटल कैविटी सर, मेंटल कैविटी इज एक्चुअली ए कैविटी विच इज प्रेजेंट, किसके बीच में सर, विच इज प्रेजेंट बिटवीन मेंटल एंड द शाबाश विसरल हम्प। देख लीजिएगा बच्चे, ये वाली कैविटी, तो इस व्हाइट वाली कैविटी का नाम क्या है, मेंटल कैविटी। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि इस मेंटल कैविटी के अंदर क्या होता है, तो मैं लिखूंगा मेंटल कैविटी कंटेन्स, इस मेंटल कैविटी में प्रेजेंट क्या रहता है, फीदर लाइक गिल्स। शाबाश, फीदर लाइक, शाबाश, फीदर लाइक गिल्स होती है इसमें। इस मेंटल कैविटी के अंदर कुछ फीदर लाइक गिल्स होती है, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम बच्चे दो काम होते हैं उनके, उनका काम क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, उन फीदर लाइक गिल्स का काम क्या होता है बच्चे, दे आर नंबर 1 रेस्पिरेटरी इन नेचर। शाबाश, उनका काम क्या होता है सर, दे आर रेस्पिरेटरी इन नेचर, दे आर रेस्पिरेटरी इन नेचर, रेस्पिरेशन का काम करेगा। नंबर 2 दे आर एक्सक्रीटरी इन नेचर, दे आर
एक्सक्रीटरी इन नेचर, और वो एक्सक्रीशन का काम करेगा। तो यहां तक बच्चे हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने बोला इनकी जो बॉडी होती है 3 पार्ट्स होते हैं, हेड पार्ट होता है, मस्कुलर फुट होता है एंड विसरल हम्प होता है। हेड रीजन में लगे होते हैं सेंसरी टेंटेकल्स, नंबर 2 मस्कुलर फुट होता है, लोकोमोशन देगा, एंड नंबर 3 जो विसरल हम्प होता है, विसरल हम्प असल में आपको ये दिखने को मिलेगा, आप दिख सकते हैं बच्चे, ये विसरल हम्प के अंदर कुछ विसरल ऑर्गन्स होते हैं जिनमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, और इसी विसरल हम्प के ऊपर एक और लेयर ऑफ स्किन होती है जो स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट होती है, उस लेयर का नाम होता है मेंटल। और मेंटल और इस विसरल हम्प के बीच में आपको एक कैविटी दिखने को मिलेगी जिसका नाम है मेंटल कैविटी, और मेंटल कैविटी के अंदर फिदर लाइक गिल्स रहती है जिनका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन करना। यहां तक समझ आई बात। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद बच्चे हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक नोट पॉइंट में ऐड कर रहा हूं, एक नोट पॉइंट में ऐड कर रहा हूं, आया हुआ है बच्चे, इस साल के नीट में आया था कि जब हम इनके बकल कैविटी की बात करेंगे, माउथ की बात करेंगे, तो मोलस्कन्स के माउथ में आपको एक फाइल लाइक ऑर्गन मिलेगा, फाइल लाइक ऑर्गन मिलेगा जो किसी भी फूड को होल्ड करने में मदद करता है। तो इसलिए हमारी एनसीईआरटी लिखती है द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन। रास्पिंग का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना, तो एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है जिस ऑर्गन का नाम क्या होता है, जिसका नाम रेड्यूला होता है। तो इसलिए मैं नोट पॉइंट करके लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बच्चे, मैं लिख रहा हूं माउथ कंटेन्स, मैं लिखूंगा माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन नोन एज उस फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन का नाम क्या होगा, अगर आप एनसीईआरटी की लाइन देखेंगे उसने बोल्ड करके लिखा है उधर, नोन एज रेड्यूला, उसका नाम क्या होगा, उस फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन का नाम होगा रेड्यूला। शाबाश बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बार नीट में आया था, लास्ट ईयर के नीट में आया था कि व्हाट इज रेड्यूला। तो रेड्यूला क्या होता है बच्चों, रेड्यूला ये एक रास्पिंग फाइल लाइक ऑर्गन होता है जो मोलस्कन्स के माउथ में होता है। तो यहां तक बच्चे आपको समझ आया। मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट स्लाइड, रिप्रोडक्शन। एज यूजुअल बच्चे एक और कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, रिप्रोडक्शन। तो जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, हम इन मोलस्कन्स में देखते हैं कि सेक्सेस जो होते हैं, वो सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट। याद करो, सेक्सेस आर सेपरेट, तो कौन सी कंडीशन, जब सेक्सेस क्या होंगे, सेक्सेस जब सेपरेट होंगे तो उस कंडीशन को हमने नाम दिया था डीयू कंडीशन, इफ यू रिमेंबर। तो जब सेक्सेस कंडीशन सेपरेट होते हैं तो डीयू कंडीशन, डीयू मीन्स डायोइशियस और यूनिसेक्सुअल, जब एक इंडिविजुअल के पास एक ही टाइप का सेक्स होगा, आइदर मेल और फीमेल। नंबर नेक्स्ट, दे आर मोस्टली ओविपेरस। तो ओविपेरस का मतलब हुआ एग लेइंग, ओविपेरस का मतलब क्या हुआ, एग लेइंग एनिमल्स। जैसे आप कुछ एनिमल्स को देखते हैं वो डायरेक्टली अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देते हैं, तो विविपेरस। जैसे ह्यूमंस कुछ पहले एग्स देते हैं, फिर एग्स की हैचिंग होती है, फिर उसके बाद उसमें से उनका ऑफस्प्रिंग निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चे ओविपेरस, एग लेइंग एनिमल्स। नंबर नेक्स्ट, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, डेवलपमेंट। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है, हमने पढ़ा है जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है तो वहां पे लार्वल स्टेज देखने को मिलता है, वाया लार्वल स्टेजेस। कौन कौन सा लार्वल स्टेज दिखने को मिलता है फाइलम मोलस्का में, तो एक को हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, प्लस इसमें जो दूसरा लार्वा होता है वो है ग्लोचिडियम लार्वा। तो इस तरीके से इनमें क्या होती है, डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, जहां पे क्या होता है कि जो इनका एग जो होता है वो जब फर्टिलाइज होगा उसके बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट कन्वर्ट होगा एक ऐसी लाइफ फॉर्म है जिसको हम लार्वा नाम देते हैं, जो अपने अडल्ट से बिल्कुल अलग दिखता है, और उसके बाद वो लार्वल स्टेज कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट में। इस तरीके से इनमें कंप्लीट होती है
डेवलपमेंट। नंबर नेक्स्ट, एज यूजुअल हमारी एनसीईआरटी ने किसका दिया है, दैट इज एग्जाम्पल पार्ट। तो जब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास दिया गया है पाइला। क्या दिया गया है बच्चों, पाइला। जब हम पाइला की बात करते हैं तो पाइला को हम कॉमनली बोलते हैं एप्पल स्नेल। अगर आप एनसीईआरटी की डायग्राम के ऊपर नजर दौड़ा देंगे तो उधर लिखा हुआ है कि जो पाइला होता है, पाइला को हम एप्पल स्नेल बोलते हैं, एप्पल स्नेल। आप यहां देख सकते हैं कि हमारी एनसीईआरटी ने जो ये वाली एग्जांपल दी है, इट इज द एग्जांपल ऑफ एप्पल स्नेल। दिस इज पाइला, दिस इज पाइला विच इज कॉमनली नोन एज एप्पल स्नेल। तो ये हमारी एनसीईआरटी की डायग्राम है, एप्पल स्नेल। नंबर नेक्स्ट जो है दैट इज सीपिया। सीपिया इज कॉमनली नोन एज कटल फिश, इट इज नोन एज कटल फिश। अगेन सीपिया इज नॉट ए फिश, it is a molluscan but it is commonly known as cuttlefish. Number next, octopus, बहुत ही मशहूर बच्चे, devil fish, devil fish अगेन फिश नहीं है, मोलस्कन है। तो अगर आप इसको देखेंगे ऑक्टोपस, अगेन हमारी एनसीईआरटी की डायग्राम है, आप देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी ने इसको भी लिखा है, आप देखिएगा बच्चे, ऑक्टोपस, ऑक्टो मीन्स 8, कि अगर आप इस ऑक्टोपस की बॉडी को देखेंगे आपको 8 आर्म्स दिखने को मिलेगा। देखो बच्चों, 1 आर्म, 2nd आर्म, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th। इसीलिए इसका नाम जो है ऑक्टोपस पड़ गया, बिकॉज इसके पास 8 आर्म्स होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इसके पास 8 आर्म्स है और इसीलिए इसका नाम क्या है, ऑक्टोपस। तो मैं लिखूंगा ऑक्टोपस कॉमनली नोन एज डेविल फिश। नंबर नेक्स्ट, डेंटेलियम। डेंटेलियम का कॉमन नेम जो होता है वो होता है टस्क शेल। डेंटेलियम इज कॉमनली नोन एज टस्क शेल, इट इज कॉमनली नोन एज टस्क शेल। नंबर नेक्स्ट, पिंक डाड़ा। तो बच्चे बहुत ही फेमस पिंक डाड़ा, इसको बोला जाता है पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर। सुना होगा बच्चे आपने, समंदर की तह से मोती निकलता है, हीरा मोती जिसको हम बोलेंगे। तो मोती बनता कैसे है, ये पर्ल बनता कैसे है? असल में जो ये पिंक डाड़ा होता है, आप जब देखेंगे इसकी बॉडी के अंदर ऐसे 2 शेल होते हैं, शेल होता है। तो जब इसकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है, चाहे वो स्टोन का पार्टिकल हो, सैंड का पार्टिकल हो, जब वो पार्टिकल इसके शेल के अंदर जाता है तो ये हमारा ये पिंक डाड़ा जो होता है, पर्ल ऑयस्टर जो होता है, ये उस फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ कुछ ऐसा इम्यून रिस्पांस दिखाता है जहां पे कुछ प्रोटीन उसको बनाता है जो उस फॉरेन पार्टिकल के सराउंडिंग में, इर्द गिर्द में जमा होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कन्वर्ट होता है किसमें, वो कन्वर्ट होता है पर्ल में, मोती में। इसीलिए इन पिंक डाड़ा या पर्ल ऑयस्टर्स को कुछ कंट्रीज में कल्चर भी किया जाता है ताकि वहां से मोती निकाला जाए। नंबर नेक्स्ट, लोलिगो। लोलिगो को कॉमनली बोला जाता है सिक्विड, इट इज कॉमनली नोन एज सिक्विड। और एप्लाइशिया को कॉमनली बोला जाता है सी हियर, सी हियर। और उसके बाद चीटोप्ल्यूरा को बोला जाता है काइटॉन। क्या बोला जाता है, काइटॉन। तो इस तरीके से बच्चे हमने देखा कि हमारा जो फाइलम मोलस्का है उनके कुछ कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस किया। सबसे पहले मोलस्का क्यों बोला सर, इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड कैल्केरियस शॉल होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। हैबिटेट में हमने देखा ये हो सकते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर हो सकते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लस ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बॉडी सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और उसके बाद सीलोम कैसा है, तो अगर आपको यहां भी याद रखना चाहिए बच्चे कि फाइलम मोलस्का जो है, फाइलम मोलस्का लास्ट वाला ऐसा ट्रू सीलोमेट है जो शाइजोसीलोमेट है, जिनकी बॉडी में सीलोम बनता है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। इसके बाद जो भी फाइलम आएगा उनकी बॉडी में सीलोम बनेगा बाय द आउट पॉकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक गार्ड। तो दैट इज व्हाई दे आर शाइजोसीलोमेट्स। तो बॉडी को जब हमने देखा, बॉडी क्या है कि इनकी बॉडी के पास 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 हेयर बेयरिंग द सेंसरी टेंटेकल्स, नंबर 2 मस्कुलर फुट फॉर लोकोमोशन एंड नंबर 3 विसरल हम्प। और विसरल हम्प के ऊपर हमने एक स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट स्किन की लेयर देखी जिसका नाम है मेंटल। और मेंटल और विसरल हम्प के बीच में एक कैविटी बनती है जिसका नाम है मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी के अंदर आपको दिखने को मिलेगा गिल लाइक फीदर लाइक गिल्स, जिनका रोल क्या होता है, दे आर रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी इन नेचर। और उसके बाद हमने बात करी इनके रिप्रोडक्शन में, जहां पे हमने सेक्सेस को सेपरेट देखा, दे आर मोस्टली ओविपेरस एगलीन। उसके बाद हमने देखा कि इनमें जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है थ्रू लार्वल स्टेज लाइक ग्लूचिडियम एंड ट्रोकोफोर लार्वा। और उसके बाद हमने एग्जांपल्स को देखा। क्लियर बच्चे? मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट स्लाइड, और वी कैन से हम एक और नए
फाइलम को डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे। जब हम नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे, यहां पे थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे, हम अपने उन फाइलम 11 मेजर फाइलास को जो हमने एक वक्त सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस करा था एक्रोनिम के थ्रू। तो हमने बोला था सबसे पहले फाइलम पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो मोलस्का के बाद एक और हमारा फाइलम आता है, दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा को, देख लीजिएगा बच्चे। फिर से नाम के ऊपर जाएंगे, एक पिक्यूलियर कैरेक्टर होगा जिसके ऊपर इनका नाम आएगा। तो इकाइनोडर्मेटा, अगर आप इकाइनो वर्ड को देखेंगे, एक्चुअली इट इज इकाइनोस विच मीन्स सुपाइनस, एंड नंबर नेक्स्ट इट इज डर्मा विच मीन्स सिकन। तो अगर आप इस नाम को देखेंगे, इसका मतलब हुआ ऐसे एनिमल्स, ऐसा फाइलम जिनका सिकन सुपाइनी है ना। तो मैं लिख सकता हूं सुपाइनी सिकनड एनिमल्स, सुपाइनी सिकनड एनिमल्स, यानी ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर सुपाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। वो सुपाइन लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं तो डिस्कस करते हैं, देख लीजिएगा बच्चे। मैं लिखूंगा इसके बारे में, दीज आर सुपाइनी बॉडीड एनिमल्स, सुपाइनी बॉडीड एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स है जिनकी बॉडी सुपाइनी होती है, किसकी वजह से? दीज आर सुपाइनी बॉडीड एनिमल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ calcareous ossicles, शाबाश, due to the presence of an endoskeleton of calcareous ossicles। ध्यान से सुनिएगा, what is that? What does it mean? Endoskeleton of calcareous ossicles। असल में इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा में जो इनका स्किन होता है, बॉडी वॉल होता है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ऑसिकल्स बोलते हैं। बने किसके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए वो गोल स्ट्रक्चर्स, उनको नाम देते हैं हम कैल्केरियस ऑसिकल्स। फिर वो कैल्केरियस ऑसिकल्स स्किन के ऊपर थोड़ा सा बाहर आता है एक सुपाइन की सूरत में। इसलिए जब हम इकाइनोडर्म्स को देखते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर आपको कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए सुपाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज सुपाइनी सिकनड एनिमल्स। क्लियर? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, हैबिटेट की बात करेंगे। जब हम इनके हैबिटेट की बात करेंगे, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। शाबाश, एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब होता है दे आर टोटली एक्वेटिक बट मैरीन इन नेचर। इनमें कोई भी फ्रेश वाटर स्पीशीज आपको नहीं दिखने को मिलेगी। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन फिर से इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लस एक और कैरेक्टर की बात करेंगे, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक? अगेन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। क्यों? बिकॉज हमने देखा सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर बराबर फाइलम कॉर्डेटा तक लास्ट फाइलम जो है सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। नंबर नेक्स्ट, सिमेट्री की बात करेंगे। सिमेट्री की बात करेंगे, याद करो बच्चों जब हमने बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, याद करो, पोरिफेरा मोस्टली एसिमेट्रिकल, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा रेडियली सिमेट्रिकल, प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर बराबर फाइलम कॉर्डेटा तक सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, एक्सेप्ट अडल्ट इकाइनोडर्म्स इफ यू रिमेंबर। तो इसका मतलब हुआ जब हम इनमें सिमेट्री की बात करेंगे, इनमें जो सिमेट्री की बात करेंगे वो वेरी होगी, वो लाइफ स्टेज से वेरी होगी। तो मैं लिखूंगा इनमें जो सिमेट्री होती है वेरीज, इनकी सिमेट्री वेरी करेगी किसके साथ साथ? वेरीज विथ स्टेज। कि लाइफ का कौन सा स्टेज है? तो इनकी लाइफ के अंदर दो स्टेज दिखने को मिलेगा। एक इनमें होता है लार्वल स्टेज, उसके बाद लार्वा कन्वर्ट होता है किसमें? अडल्ट में, और लार्वा में एक सिमेट्री होगी और अडल्ट में दूसरा सिमेट्री होगी। तो हमने पढ़ा हुआ है कि इनके लार्वा में क्या सिमेट्री होती है? लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। लार्वा इज
bilateral in nature while as adult show radial symmetry. They show radial symmetry. समझ आ रही है बात? शाबाश। ये क्या दिखाते हैं? रेडियल सिमेट्री। इसका मतलब हुआ कि जो हमने पढ़ा था कि सिमेट्री के बारे में इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है इक्विनोडर्म्स में कि इनके जो लार्वे होते हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और इनका जो अडल्ट होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। यहां पे मैं थोड़ा सा बच्चे दिखाना चाहूंगा कि इनका लार्वा कैसा होता है। जब आप इनके लार्वा को देखेंगे तो इनका लार्वा कुछ यूं होता है, लार्वा कुछ यूं होता है। ये अगर आप इनके लार्वा को देखेंगे, जरा बच्चे इस लार्वा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। अगर मैं ऐसे डालूंगा एक प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं होगा, मैं प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे डालूंगा तो नहीं होगा, प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे डालूंगा अगेन नहीं होगा। फिर बच्चे जब मैं प्लेन ऑफ डिवीजन को अलोंग द सेंट्रल एक्सिस इस तरीके से डालूंगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप देखेंगे आपको एक राइट हाफ मिलेगा और आपको एक लेफ्ट हाफ मिलेगा। तो इस टाइप ऑफ सिमेट्री को मैं क्या नाम देता हूं सर? इनको हम नाम देते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्लियर? तो रेडियल सिमेट्री हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो इनकी जो आर्म्स होती है जब हम उनको क्लीव करेंगे, डिवाइड करना चाहेंगे तो हम किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन डायरेक्शन में प्लेन ऑफ डिवीजन को ड्रा कर सकते हैं और इनकी बॉडी को, अडल्ट की बॉडी को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री। यहां तक समझ आया? और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा हमने जब लास्ट में पढ़ा था, एक ओवरव्यू हमने दिया था क्लासिफिकेशन का, उसमें हमने देखा था कि इनकी अडल्ट जो होते हैं रेडियल होते हैं और लार्वा कैसे होते हैं? बाइलेटरल होते हैं। नंबर नेक्स्ट, सीलोम की बात करेंगे। सीलोम की बात करना चाहूंगा मैं इधर। सीलोम की बात देखिएगा, हमने पढ़ा कि सर प्लेट हेलमिंथेस के बाद एस्के हेलमिंथेस आता है और वो स्यूडोसीलोमेट है ना। एस्के हेलमिंथेस के बाद यानी एनालिडा से लेकर कार्डेटा तक सारे एयूसिलोमेट है। तो सबसे पहली बात मैं लिखूंगा ये एयूसिलोमेट है, समझिएगा ये एयूसिलोमेट है। अगर ये एयूसिलोमेट है तो सीलोम कैसे बनता है? क्या सीलोम ब्रेकिंग या डिसॉल्व हो जाता है मेसोडर्म? कि सीलोम बनता है बाय द आउट पैकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म और गट। तो हमने देखा था स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से सिर्फ 3 फाइलास बनते हैं, फाइलम, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा से लेकर कार्डेटा तक सारों में जो सीलोम बनता है वो बनता है बाय द आउट पैकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट। इसीलिए यहां पे मैं लिखूंगा एयूसिलोमेट तो है ये, लेकिन इसका सीलोम कैसे बनता है? बाय द आउट पैकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट। तो मैं लिखूंगा एंटेरोसीलोमेट। पहला ऐसा फाइलम एयूसिलोमेट्स का पहला फाइलम जो एंटेरोसीलोमेट है, मैं लिखूंगा एंटेरोसीलोमेट। एंटेरोसीलोमेट जिसका मतलब क्या होता है? एंटेरोसीलोमेट का मतलब होता है कि बच्चे इसमें जो सीलोम बनता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सीलोम जो बनता है, सीलोम इज फॉर्मड बाय द आउट पैकेटिंग ऑफ embryonic एंडोडर्म और गट। तो जहां पे हमने इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, कि जब हमने देखा था एयूसिलोमेट्स इन टर्न 2 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सीलोम। दे कैन आइदर बी शाइजोसीलोमेट्स और एंटेरोसीलोमेट्स। और यहां पे जब आप देखेंगे हमारा जो ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, ये ऐसा पहला फाइलम होगा जिसमें सीलोम कैसे बनेगा? बाय द आउट पैकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट। क्लियर? नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो हमने पढ़ा था फाइलम प्लेट हेलमिंथेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। उसके बाद एस्के हेलमिंथेस से लेकर फाइलम कार्डेटा तक सबों में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो मैं लिखूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है इसमें तो 2 ओपनिंग्स होंगी, माउथ एंड एनस। तो अगर ये कंप्लीट है इसमें 2 ओपनिंग्स होंगी, एक ओपनिंग कहलाएगी माउथ, एक ओपनिंग कहलाएगी माउथ और दूसरी ओपनिंग क्या कहलाएगी? एनस। तो यहां पे आपको याद रखना है इनका जो माउथ होता है, माउथ इनका वेंट्रल होता है। माउथ क्या होता है? शाबाश, माउथ इज वेंट्रल। इनका माउथ वेंट्रल रहता है
और इनका जो एनस होता है वो डार्सल होता है। बताओ बच्चों, यहां तक समझ आया कि नहीं? तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके फाइलम इकोनोडर्मेटा के। नंबर नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। उसके बाद हमने देखना है बच्चे कि जो हमारा ये इकोनोडर्मेटा है, इस इकोनोडर्मेटा का एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है जो किसी और फाइलम के पास नहीं है। दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम और व्हाट वी कॉल एज एम्बुलिक्रल सिस्टम। इसीलिए नोट पॉइंट करके मैं लिख रहा हूं कि इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इकोनोडर्म्स है, इकोनोडर्म्स हैव a characteristic feature of a characteristic feature of a characteristic feature of presence of किसका? presence of water vascular system or which is also known as एम्बुलेक्रल सिस्टम। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फाइलम इकोनोडर्मेटा का कि इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है वाटर वस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम। तो इस वाटर वस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम को थोड़ा सा हम एक सुपरफिशियल व्यू देंगे और उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहां हम देखना चाहेंगे ये इनकी बॉडी होगी। ये आप देखना चाहेंगे, चलिएगा। तो ये इनकी बॉडी के 5 आर्म्स होते हैं। चलो, तो जब हम इकोनोडर्म की बॉडी को देखेंगे, मान के चलते हैं मैं ये हमारा जो हमारा ये इकोनोडर्म है, तो ये इसका वेंट्रल साइड है, ये सबस्ट्रेटम के ऊपर है ऐसे, तो मैं इसको ऐसे उल्टा कर रहा हूं, तो दैट मींस अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूं तो मुझे तो इसका वेंट्रल साइड दिख रहा है, दैट मींस माउथ वाला, क्योंकि मैंने लिखा इनका माउथ वेंट्रली होता है। तो समझेगा ये इनकी बॉडी के अंदर आपको सेंटर में एक कैनाल देखने को मिलेगी, सेंटर में एक कैनाल देखने को मिलेगी, ध्यान से सुनेंगे। उस कैनाल का नाम क्या होता है? उस कैनाल का नाम क्या होता है बच्चे? उस कैनाल का नाम होता है रिंग कैनाल, सेंट्रल रिंग कैनाल। देखिएगा ये सेंट्रल रिंग कैनाल है। उसके बाद इस सेंट्रल रिंग कैनाल से एक और कैनाल निकलती है, आप देख सकते हैं यहां से, ये देख सकते हैं आप। चलिएगा, तो सेम विल बी द केस विद दिस वेरी आर्म। इसी तरीके से इस आर्म के साथ भी यही होगा, यहां से भी यही होगा। क्लियर? ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद यहां आप देखेंगे कि जो ये वाला लॉन्ग कैनाल मैंने बनाया इसका नाम रेडियल कैनाल होता है, और रेडियल कैनाल से इंटर्न लेटरल कैनाल निकलेंगे। इंटर्न क्या निकलेगा? रेडियल कैनाल्स। ये देखिएगा, तो सेम विल अप्लाई विद दीज 4 कैनाल्स। क्लियर? उसके बाद ये कैनाल जो होती है, ये लेटरल कैनाल जो होती है, ये टर्मिनेट होंगी। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा। ये एक स्ट्रक्चर होता है, तो जो बच्चे यहां आपको दिखने को मिलेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर होगा। यहां ये देख सकते हैं आप। चलो, तो यही स्ट्रक्चर सारे इन आर्म्स के साथ होगा। उसके बाद ये वेंट्रली ऐसे है, तो वेंट्रली इसके ऊपर एक और कैनाल जो होती है वो उसको यहां से ज्वाइनेड होती है, इसको स्टोन कैनाल कहा जाता है।
और उसके बाद स्टोन कैनाल के ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा हमारी इस इकोनोडर्म के वाटर वास्कुलर सिस्टम का। और अब अगर हम नाम देना चाहेंगे तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि यहां पे सेंट्रली लोकेटेड वेंट्रल साइड से इसमें क्या रहता है, ये रहता है सेंट्रल रिंग कैनाल, सेंट्रल रिंग कैनाल। फिर रिंग कैनाल से जितनी आर्म्स होंगी उतनी रेडियल कैनाल्स निकलेंगी, जितनी क्या होंगी, जितनी आर्म्स होंगी उतनी रेडियल कैनाल्स। तो दैट मींस ये व्हाइट वाला जो आपको दिख रहा है, तो मैं लिखूंगा इस वाले का नाम क्या है, इसका नाम है रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल्स। तो जितनी आर्म्स होंगी उतनी रेडियल कैनाल्स होंगी। उसके बाद रेडियल कैनाल से लेटरली राइट एंड लेफ्ट साइड से और ये कैनाल्स, येलो कलर की कैनाल जो आपको दिख रही है, ये वाली कैनाल्स, ये, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है लेटरल कैनाल्स, लेटरल कैनाल्स। उसके बाद लेटरल कैनाल टर्मिनेट हो रहा है एक इस तरीके से फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ट्यूब फीट है, जिसका नाम क्या है, ट्यूब फीट है इसका नाम। अगर इस ट्यूब फीट को आप थोड़ा सा यहां डिटेल में देखेंगे, इसके पास इंटरन दो पार्ट्स होते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका नाम एम्पुला होता है और इस वाले का नाम पोडियम होता है, पोडियम होता है। उसके बाद हमने बात करी है कि ये वाला पार्ट जो है अनदर कैनाल, दिस इज नोन एज स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल। और ऊपर वाला जहां से पानी अंदर आएगा उसका नाम हम देते हैं मैड्रिपोराइट, इसका नाम देते हैं हम मैड्रिपोराइट। तो चलिएगा बच्चे, अब अगर हमने इस इकोनोडर्म के इस वाटर वास्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम को डिस्कस किया, इसका क्या फायदा है वो मैं अभी बोलूंगा, लेकिन एक रिवीजन करेंगे इसका वाटर कैनाल सिस्टम का। हमने बोला कि बच्चा अगर हमारे ये इकोनोडर्म जो है ये ऐसे सबस्ट्रेटम के ऊपर है, समंदर की तह के ऊपर है, तो मैं उसको ऐसे वेंट्रली ऐसे टिल्ट कर रहा हूं, तो मुझे उसका वेंट्रल साइड दिख रहा है, और मान के चलो ये मेरा वेंट्रल साइड इस दिख रहा है मुझे। अब वेंट्रली आपको माउथ दिखेगा, तो वही वाला साइड है ये, तो उस साइड में आपको इसके सेंटर में एक कनाल दिखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे वो कनाल जो है वो सेंट्रली लोकेटेड रिंग कनाल है, ये वाला है ना, ये रिंग कनाल है। तो रिंग कनाल से अराइज हो रही है रेडियल कनाल, जितनी आर्म्स है उतनी रेडियल कनाल्स, रेडियल कनाल से निकल रहे हैं येलो कलर की लेटरल कनाल्स, और लेटरल कनाल जो है वो टर्मिनेट हो रहा है ट्यूब फीट में, जिसके दो पार्ट्स एम्पुला या पोडियम है। अब आप बोलेंगे सर इसका रीजन क्या, ये इसका काम क्या होता है, तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि जो ये वाटर वास्कुलर सिस्टम है इसका काम क्या होता है। तो हमारी एनसीईआरटी लिखती है वाटर वास्कुलर सिस्टम का काम क्या है, तो मैं लिखूंगा बच्चे तीन लिखे हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है इसका रोल क्या है, तो हमारी एनसीईआरटी तीन चीजें लिखती है। नंबर वन बच्चे, नंबर वन रोल जो है, नंबर वन रोल जो है दैट इज लोकोमोशन, लोकोमोशन। कैसे, जब बच्चे ट्यूब फीट जो है जब ये वेंट्रली जमीन के ऊपर ऐसे आ जाएगा और इसकी बॉडी में ट्यूब फीट्स ऐसे होंगे, और ये ट्यूब फीट सबस्ट्रेटम के साथ एक सक्शन क्रिएट करेगा और इसको लोकोमोशन देगा। तो नंबर वन ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा। नंबर सेकंड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसका मतलब हुआ कि जब पानी इस मैड्रिपोराइट के अंदर जाएगा, जब पानी मैड्रिपोराइट के अंदर जाएगा, और मैड्रिपोराइट के अंदर जब वो जाएगा उसके अंदर फूड पार्टिकल्स होंगे और वो फूड पार्टिकल को कैप्चर करने में मदद करेगा। हो गई दो चीजें, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और उसके बाद नंबर थर्ड रेस्पिरेशन, नंबर थर्ड
रेस्पिरेशन का काम करेगा। तो इसलिए जब हम इस फाइलम इकोनोडर्मेटा का ये एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वास्कुलर सिस्टम देखते हैं, तो इसमें जब पानी मैड्रिपोराइड के अंदर जाएगा वो स्टोन कैनाल में जाएगा, फिर रिंग कैनाल में जाके फिर रेडियल कैनाल्स के थ्रू हर किसी आर्म में जाएगा, और जहां से फिर ये 3 काम करेगा। लोकोमोशन इनकी वजह से, ट्यूब फीड की वजह से। नंबर 2 कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड पार्टिकल इस वाटर में होगा वो कैप्चर किया जाएगा। एंड नंबर 3 रेस्पिरेशन का काम भी देगा। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट स्लाइड, एक और पॉइंट मैं यहां डिस्कस करूंगा कि इसकी बॉडी के अंदर, इन इकोनोडर्म्स की बॉडी के अंदर एक और पॉइंट लिखूंगा मैं, नोट पॉइंट करके हम लिखेंगे। नोट पॉइंट क्या है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनमें जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। तो मैं लिखूंगा एक्सक्रीशन आकर्स, इनमें एक्सक्रीशन नहीं होता है। मैं लिखूंगा बच्चे एक्सक्रीशन आकर्स थ्रू रेस्पिरेटरी सरफेसेस, थ्रू रेस्पिरेटरी surfaces by diffusion in the form of ammonia। तो अभी हमने बात करी थी इसके एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर सिस्टम की, जहां हमने बोला ये काम करेगा रेस्पिरेशन का, क्योंकि इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते नहीं। तो इसलिए जब ये क्या करेंगे, जब ये पानी को अंदर लेंगे, वाटर को अंदर लेंगे, और जो ये रेस्पिरेटरी सरफेसेस होंगी इस बॉडी के अंदर, वो हमारे इसके अंदर जो क्या नाम है इसका, अमोनिया होगा। जो मटेरियल होगा उसका वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस मटेरियल, उसको डिफ्यूज किया जाएगा इसी वाटर में, और जिसकी वजह से ये किसका काम करेगा, ये रेस्पिरेशन का काम करेगा। नंबर नेक्स्ट, मूविंग टू नंबर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिप्रोडक्शन। अगेन जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इनकी बॉडी में जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सेक्सेस आपको फिर से दिखने को मिलेंगे। क्या? सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, जिसको हम कौन सी कंडीशन देते हैं नाम, डीयू कंडीशन। डीयू का मतलब क्या हुआ, डायोइशियस और यूनिसेक्सुअल, जिसका मतलब हुआ कि एक इंडिविजुअल के पास एक ही टाइप का सेक्स होगा। नंबर नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन जनरली क्या होती है सर, वो एक्सटर्नल होती है, सराउंडिंग मैरीन वाटर में होता है। नंबर नेक्स्ट, हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अगेन इनमें डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसका मतलब हुआ वो किसके थ्रू होगा सर, वो होगा लार्वल स्टेजेस के थ्रू। किनके? वया लार्वल स्टेजेस। अगर हम लार्वल स्टेजेस की बात करेंगे, कौन कौन सा लार्वल स्टेज इनमें होता है, तो आपको दिखने को मिलेगा आर्किलेरिया लार्वा, आर्किलेरिया लार्वा, रेडियोलेरिया, रेडियोलेरिया एटसेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे लार्वल स्टेजेस इनमें दिखने को मिलेंगे, और उसके बाद ये लार्वा कन्वर्ट होगा किसमें, ये लार्वा कन्वर्ट होगा अडल्ट में। और लास्ट पे जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो जब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, हमारी एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल्स को दिया है। नंबर 1 एस्ट्रियास, नंबर 1 एस्ट्रियास की बात करेंगे। तो अगर आप यहां पे देखेंगे एस्ट्रियास की बात करेंगे सबसे पहले, तो एस्ट्रियास इज कॉमनली नोन एज स्टार फिश, है ना। तो अगर आप इसको देखेंगे ये हमारा एस्ट्रियास रहेगा, और इसको हम कॉमनली क्या बोलेंगे, दिस इज एस्ट्रियास, इट इज कॉमनली नोन एज स्टार फिश। क्यों बोला जाता है स्टार फिश? क्योंकि अगर आप देखेंगे इसकी बॉडी जो है वो स्टार शेप्ड होती है। नंबर नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे ये वाला ओफियोरा है, इसको हम कॉमनली बोलते हैं ब्रिटल स्टार, ओफियोरा, ओफियोरा commonly known as brittle star, commonly known as brittle star। और उसके बाद हमारे पास एंटिडान सी लिली है, इकाइनस सी अर्चिन है, एंड कुकुमेरिया दैट मींस सी कुकम्बर है। तो इस तरीके से बच्चे हमने यहाँ पे फाइलम इकोनोडर्मेटा को कंप्लीट किया, और आज के इस लेक्चर में हम बस यही तक पढ़ेंगे, और बाकी हम नंबर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फाइलम इकोनोडर्मेटा के बाद जो हमारा फाइलम आता है उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए बच्चे दीजिएगा इजाजत, सी यू।